प्रश्न 1। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत में कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? विकल्प ए 15 जून 2005, बी 12 अक्टूबर 2005, सी 1 नवंबर 2005 या डी 15 अगस्त 2005। सही उत्तर है बी 12 अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और ये अधिनियमित हुआ। हालांकि इसके अधिकांश प्रावधान पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 को लागू किए गए थे, जिससे नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंचने का कानूनी अधिकार मिला। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। प्रश्न 2। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने किस अधिनियम का स्थान लिया? विकल्प ए सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, बी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सी गोपनीयता अधिनियम 1923 या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान लिया। नया कानून अधिक शक्तिशाली था और इसमें सूचना प्रदान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिससे ये नागरिकों के लिए अधिक प्रभावी और उपयोगी हो गया। इसका उद्देश्य शासन में खुलेपन को बढ़ावा देना था। प्रश्न 3। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? विकल्प ए लॉग बुक, कार्यपुस्तिकाएं, बी फाइल टिप्पणियां, सी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री या डी परिपत्र सर्कुलर्स। सही उत्तर है बी फाइल टिप्पणियां। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2F के तहत सूचना की परिभाषा बहुत व्यापक है, जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र आदि शामिल हैं। हालांकि फाइल टिप्पणियां, जो एक अधिकारी द्वारा दूसरे को दी गई आंतरिक राय होती हैं, को कुछ मामलों में सूचना की परिभाषा से बाहर रखा गया है। प्रश्न 6। सामान्य परिस्थितियों में आरटीआई आवेदन का जवाब देने की समय सीमा क्या है? विकल्प ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन या डी 60 दिन। सही उत्तर है बी 30 दिन। आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मांगी गई जानकारी प्रदान करनी होती है। ये समय सीमा सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को समय पर जानकारी मिले, जिससे अधिनियम का उद्देश्य पूरा हो सके। प्रश्न 5। यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो सूचना प्रदान करने की समय सीमा क्या है? विकल्प ए 24 घंटे, विकल्प बी 48 घंटे, विकल्प सी 72 घंटे, विकल्प डी 7 दिन। सही उत्तर विकल्प बी 48 घंटे। आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) के परंतु के अनुसार यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उसे आवेदन प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह प्रावधान ऐसे मामलों की तात्कालिकता को देखते हुए बनाया गया है। प्रश्न 6। आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए आयु की क्या आवश्यकता है? विकल्प ए 18 वर्ष और उससे अधिक, विकल्प बी 21 वर्ष और उससे अधिक, विकल्प सी केवल भारतीय नागरिक, विकल्प डी कोई आयु सीमा नहीं। सही उत्तर विकल्प डी कोई आयु सीमा नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे उसकी आयु कुछ भी हो, इस अधिकार का उपयोग कर सकता है। यह अधिनियम सभी नागरिकों को समान रूप से सशक्त बनाता है। प्रश्न 7। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन आरटीआई अधिनियम की किस धारा के तहत किया जाता है? विकल्प ए धारा 10, बी धारा 12,
सी धारा 15 या डी धारा 18? सही उत्तर है बी धारा 12। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के गठन का प्रावधान है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करते हैं। प्रश्न 8। राज्य सूचना आयोग का गठन आरटीआई अधिनियम की किस धारा के तहत किया जाता है? विकल्प ए धारा 12, बी धारा 14, सी धारा 15 या डी धारा 16? सही उत्तर है सी धारा 15। जिस प्रकार केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग है, उसी प्रकार राज्यों में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। आरटीआई अधिनियम की धारा 15 के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करना है। प्रश्न 9। यदि लोक सूचना अधिकारी पीआईओ समय पर सूचना नहीं देता है या गलत सूचना देता है, तो उस पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? विकल्प ए 10,000 रुपये, बी 25,000 रुपये, सी 50,000 रुपये या डी 1,00,000 रुपये? सही उत्तर है डी 25,000 रुपये। आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के अनुसार यदि सूचना आयोग को ये समाधान हो जाता है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण से आवेदन लेने से इनकार कर दिया है या निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दी है या गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है, तो वह प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगा सकता है, जो अधिकतम 25,000 रुपये तक हो सकता है। प्रश्न 10। आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा कुछ सूचनाओं के प्रकाशन से छूट प्रदान करती है? विकल्प ए धारा 6, बी धारा 8, सी धारा 10 या डी धारा 11? सही उत्तर है बी धारा 8। धारा 8 उन सूचनाओं को सूचीबद्ध करती है जिन्हें प्रकट करने से छूट दी गई है। इसमें ऐसी जानकारी शामिल है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक या वैज्ञानिक या आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकती है, विदेशी राज्य के साथ संबंध को प्रभावित कर सकती है या किसी अपराध को बढ़ावा दे सकती है। प्रश्न 11। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? विकल्प ए 30 दिन, बी 45 दिन, सी 60 दिन या डी 90 दिन? सही उत्तर है ए 30 दिन। यदि कोई आवेदक लोक सूचना अधिकारी पीआईओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है या उसे निर्धारित समय के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वह उस तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर कर सकता है। यह नागरिकों के लिए निवारण का पहला स्तर है। प्रश्न 12। द्वितीय अपील सूचना आयोग के समक्ष कितने दिनों के भीतर दायर की जा सकती है? विकल्प ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन, डी 120 दिन? सही उत्तर है सी 90 दिन। यदि कोई नागरिक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील दायर कर सकता है। यह निवारण का अंतिम स्तर है। प्रश्न 13। आरटीआई अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण में क्या शामिल है? विकल्प संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई भी प्राधिकरण, बी संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित कोई भी निकाय, सी सरकार द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन, डी उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। आरटीआई अधिनियम की धारा 2H के अनुसार लोक प्राधिकरण की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसमें संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा स्थापित सभी प्राधिकरण और निकाय शामिल हैं। साथ ही सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय और गैर सरकारी संगठन भी इसके दायरे में आते हैं। प्रश्न 14। क्या एक आरटीआई आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना आवश्यक है? विकल्प ए हाँ हमेशा,
बी केवल संवेदनशील मामलों में, सी नहीं आवश्यक नहीं है, डी केवल यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा पूछा जाए। सही उत्तर है सी नहीं आवश्यक नहीं है। आरटीआई अधिनियम की धारा 6(2) स्पष्ट रूप से कहती है कि सूचना का अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए कोई कारण या कोई अन्य व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय उन विवरणों के जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। यह प्रावधान सूचना तक पहुंच को आसान बनाता है। प्रश्न 15। यदि मांगी गई सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास है तो पीआईओ को क्या करना चाहिए? विकल्प ए आवेदन को अस्वीकार कर दें, बी आवेदक को सीधे उस प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए कहें, सी आवेदन को 5 दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकरण को हस्तांतरित करें, डी आवेदक पर जुर्माना लगाएं। सही उत्तर है सी 5 दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकरण को हस्तांतरित करें। आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास होती है तो जिस पीआईओ को आवेदन प्राप्त हुआ है उसे आवेदन को संबंधित प्राधिकरण को हस्तांतरित करना होगा और आवेदक को इसके हस्तांतरण के बारे में तुरंत सूचित करना होगा। यह हस्तांतरण आवेदन प्राप्ति के 5 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। प्रश्न 16। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। प्रश्न 17। आरटीआई अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? विकल्प ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर है बी 2। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल 2 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में सूचना आयुक्तों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है, जबकि दूसरी अनुसूची में उन खुफिया और सुरक्षा संगठनों की सूची है जिन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है। प्रश्न 18। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 किससे संबंधित है? विकल्प ए सूचना के लिए अनुरोध, बी निपटान की प्रक्रिया, सी लोक प्राधिकरणों के दायित्व स्वतः प्रकाशन, डी सूचना आयोगों का गठन। सही उत्तर है सी लोक प्राधिकरणों के दायित्व स्वतः प्रकाशन। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 सार्वजनिक प्राधिकरणों पर स्वतः सूचना प्रकट करने का दायित्व डालती है। इसका उद्देश्य यह है कि नागरिकों को कम से कम आरटीआई दाखिल करने की आवश्यकता पड़े और अधिकांश जानकारी सार्वजनिक डोमेन में पहले से ही उपलब्ध हो, जिससे पारदर्शिता बढ़े। प्रश्न 19। प्रथम अपील के लिए कितना शुल्क निर्धारित है? विकल्प ए 10 रुपये, बी 20 रुपये, सी 50 रुपये, डी कोई शुल्क नहीं। सही उत्तर है डी कोई शुल्क नहीं। आरटीआई अधिनियम के तहत मूल आवेदन के लिए एक मामूली शुल्क है, यानी कि 10 रुपये, लेकिन पहली अपील दायर करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि लागत किसी के लिए न्याय मांगने में बाधा न बने। प्रश्न 20। आरटीआई अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है? विकल्प ए सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, बी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, सी नागरिकों को सशक्त बनाना, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। सूचना का अधिकार अधिनियम का व्यापक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाना, अधिकारियों को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और अंततः भारत के लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए काम करने वाला बनाना है। प्रश्न 21। किस संगठन ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विकल्प ए कॉमन कॉज, बी मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, सी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL,
डी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR। सही उत्तर है बी मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS। राजस्थान स्थित मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने सूचना के अधिकार के लिए जमीनी स्तर पर एक लंबा और सफल आंदोलन चलाया। उनके संघर्ष ने राष्ट्रीय स्तर पर इस कानून को बनाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया और इसे पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 22। यदि मांगी गई सूचना किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है तो उसे प्रकट करने से पहले तीसरे पक्ष को सूचित करने के लिए PIO के पास कितना समय है? विकल्प A 5 दिन, B 10 दिन, C 15 दिन, D 30 दिन। सही उत्तर है A 5 दिन। अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कोई PIO किसी तीसरे पक्ष से संबंधित गोपनीय जानकारी को प्रकट करने का इरादा रखता है तो उसे आवेदन प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर उस तीसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस देना होगा ताकि वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। प्रश्न 23। RTI अधिनियम के तहत आवेदन शुल्क का भुगतान कैसे किया जा सकता है? विकल्प A नकद, B डिमांड ड्राफ्ट या बैंटर्स चेक, C भारतीय पोस्टल ऑर्डर, D उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है D उपर्युक्त सभी। केंद्रीय सरकार के प्राधिकरणों के लिए RTI आवेदन शुल्क नकद, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या 10 रुपये के भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से किया जा सकता है। भुगतान के तरीके अलग अलग राज्यों में भिन्न हो सकते हैं। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। प्रश्न 24। गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क कितना है? विकल्प A 10 रुपये, B 5 रुपये, C कोई शुल्क नहीं, D शुल्क का 50%। सही उत्तर है C कोई शुल्क नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक स्थिति सूचना प्राप्त करने में बाधा ना बने। इसलिए गरीबी रेखा से नीचे के किसी भी आवेदक को कोई आवेदन या प्रसंस्करण शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 25। कौन सा देश सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला देश था? विकल्प A संयुक्त राज्य अमेरिका, B यूनाइटेड किंगडम, C स्वीडन, D नॉर्वे। सही उत्तर है C स्वीडन। स्वीडन दुनिया का पहला देश था जिसने 1766 में प्रेस की स्वतंत्रता की अधिनियम के माध्यम से सूचना की स्वतंत्रता के लिए कानूनी प्रावधान लागू किए। यह कदम दुनिया भर के कई अन्य देशों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। प्रश्न 26। RTI अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? विकल्प A 5 अध्याय और 30 धाराएं, B 6 अध्याय और 31 धाराएं, C 7 अध्याय और 35 धाराएं, D 8 अध्याय और 40 धाराएं। सही उत्तर है B 6 अध्याय और 31 धाराएं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की संरचना में कुल 6 अध्याय और 31 धाराएं हैं। यह अधिनियम सूचना तक पहुंच के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है, जिसमें प्रक्रिया, छूट, आयोगों का गठन और दंड शामिल हैं। प्रश्न 27। सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? विकल्प A लोकसभा अध्यक्ष, B भारत के मुख्य न्यायाधीश, C राष्ट्रपति या राज्यपाल, D प्रधानमंत्री। सही उत्तर है D प्रधानमंत्री। अधिनियम की धारा 2E के अनुसार सक्षम प्राधिकारी में लोकसभा या राज्य विधानसभा के मामले में अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मामले में मुख्य न्यायाधीश और संविधान द्वारा या उसके तहत स्थापित अन्य प्राधिकरणों के मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल शामिल हैं। प्रश्न 28। यदि कोई अधिकारी समय पर सूचना नहीं देता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान किस धारा में है? विकल्प A धारा 18, B धारा 19, C धारा 20, D धारा 21। सही उत्तर है C धारा 20। RTI अधिनियम की धारा 20 में दंड का प्रावधान है। ये धारा सूचना आयोगों को दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार देती है, जो ये सुनिश्चित करता है कि अधिनियम के प्रावधानों का गंभीरता से पालन किया जाए। जुर्माना 250 रुपये प्रतिदिन से लेकर अधिकतम 25,000 रुपये तक हो सकता है। प्रश्न 29।
सूचना के अधिकार में क्या शामिल है? विकल्प ए कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना, बी दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां लेना, सी सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सूचना के अधिकार का अर्थ केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है। धारा 2 ज के अनुसार इसमें सरकारी कार्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण करने, नोट्स लेने, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने और सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार भी शामिल है। प्रश्न 30। क्या आरटीआई अधिनियम 2019 के संशोधन के बाद मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है? विकल्प ए नहीं, ये अभी भी 5 वर्ष है, बी हाँ, ये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, सी ये 3 वर्ष कर दिया गया है, डी ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। सही उत्तर है बी हाँ, ये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 2019 में आरटीआई अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार अब मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों यानी केंद्र और राज्य दोनों का कार्यकाल और सेवा की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। पहले ये 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो निश्चित था। प्रश्न 31। सूचना आयोग को किसी मामले की जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं? विकल्प ए उच्च न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी सिविल न्यायालय, दीवानी न्यायालय, डी सत्र न्यायालय। सही उत्तर है सिविल न्यायालय, दीवानी न्यायालय। आरटीआई अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार सूचना आयोग को किसी मामले की जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल न्यायालय में निहित होती हैं। इसमें समन जारी करने, दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की आवश्यकता जैसी शक्तियां शामिल हैं। प्रश्न 32। क्या किसी तीसरे पक्ष की जानकारी जिसमें कॉपीराइट का उल्लंघन होता है उसे देने से मना किया जा सकता है? विकल्प ए नहीं, कॉपीराइट लागू नहीं होता, बी हाँ, धारा 9 के तहत मना किया जा सकता है, सी केवल तीसरे पक्ष की आपत्ति करने पर, डी केवल वाणिज्यिक जानकारी के लिए। सही उत्तर है बी हाँ, धारा 9 के तहत मना किया जा सकता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 9 में उन आधारों का उल्लेख है जिन पर सूचना देने से इनकार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन शामिल होगा जो राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में निहित है। प्रश्न 33। यदि किसी दस्तावेज का केवल एक हिस्सा छूट प्राप्त जानकारी के अंतर्गत आता है तो पीआईओ को क्या करना चाहिए? विकल्प ए पूरे दस्तावेज को देने से मना कर दे, बी आवेदक को आंशिक जानकारी प्रदान करें, सी मामले को सूचना आयोग को भेजें, डी तीसरे पक्ष से सलाह लें। सही उत्तर है बी आवेदक को आंशिक जानकारी प्रदान करें। अधिनियम की धारा 10 पृथक्करणीयता यानी सेवरेबिलिटी का प्रावधान करती है। इसके अनुसार यदि अनुमोदित रिकॉर्ड का एक हिस्सा छूट के अंतर्गत आता है तो पीआईओ उस हिस्से को अलग करके बाकी जानकारी आवेदक को प्रदान कर सकता है। प्रश्न 35। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध किस भाषा में किया जा सकता है? विकल्प ए केवल हिंदी में, बी केवल अंग्रेजी में, सी हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में, डी केवल भारत की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में। सही उत्तर है सी हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में। अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है। इस भाषाई लचीलेपन से यह सुनिश्चित होता है कि भाषा बाधा न बने। प्रश्न 36। क्या आरटीआई अधिनियम निजी भट्टियों पर लागू होता है? विकल्प ए हाँ, सभी निजी भट्टियों पर, बी नहीं, किसी भी निजी भट्टी पर नहीं, सी केवल उन निजी भट्टियों पर जो सरकार से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित है, डी केवल पीपीपी मॉडल पर काम करने वाले निकायों पर। सही उत्तर है सी केवल उन निजी भट्टियों पर जो सरकार से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित है।
आरटीआई अधिनियम सीधे तौर पर निजी भट्टियों पर लागू नहीं होता है। हालांकि यदि कोई निजी भट्टी या गैर सरकारी संगठन सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित है तो वो लोक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत आता है और उसे आरटीआई के तहत जानकारी प्रदान करनी होती है। प्रश्न 37। सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? विकल्प ए राष्ट्रपति या राज्यपाल को, बी संसद या राज्य विधानसभा को, सी उपयुक्त सरकार को, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। सही उत्तर है सी उपयुक्त सरकार को। अधिनियम की धारा 25 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक वर्ष के अंत के बाद यथासंभव शीघ्र उस वर्ष के दौरान इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति उपयुक्त सरकार को भेजेगा। प्रश्न 38। सूचना के अधिकार का विचार किस मौलिक अधिकार में निहित माना जाता है? विकल्प ए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, बी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, डी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 अ खैक। सही उत्तर है डी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णयों में ये माना है कि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत वाक और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का एक अंतर्निहित हिस्सा है। एक सूचित जनता ही प्रभावी रूप से अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग कर सकती है। आरटीआई का आवेदन किसे संबोधित किया जाना चाहिए? विकल्प ए विभाग के प्रमुख को, बी संबंधित मंत्री को, सी लोक सूचना अधिकारी पीआईओ या सहायक लोक सूचना अधिकारी एपीआईओ को, डी जिला कलेक्टर को। सही उत्तर है सी। आरटीआई आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी पीआईओ या सहायक लोक सूचना अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्राधिकरण को नागरिकों से सूचना के अनुरोधों से निपटने के लिए इन अधिकारियों को नामित करना अनिवार्य है। प्रश्न 40। दूसरी अपील पर सूचना आयोग का निर्णय कैसा होता है? विकल्प ए सलाहकारी, बी आवेदक पर बांधने वाला, सी लोक प्राधिकरण पर बाध्यकारी, डी आवेदक और लोक प्राधिकरण दोनों पर बाध्यकारी। सही उत्तर है डी आवेदक और लोक प्राधिकरण दोनों पर बाध्यकारी। आरटीआई अधिनियम की धारा 19(7) के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निर्णय, जैसा भी मामला हो, बाध्यकारी होगा। इसका मतलब है कि आयोग द्वारा दिए गए फैसले का पालन करना आवेदक और संबंधित लोक प्राधिकरण के लिए अनिवार्य है।